हम 3 महीने तो रिलेशनशिप में थे। हमने एक दूसरे को जाना, उसके बाद हम लोगों ने शादी करी। 3 महीने में जान लिया आपने? मैम वो मेरे को शादी करनी थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा थे नहीं। मैम 1 साल हो गए, ये सब चलता रहा, दारू पी के मारना पीटना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है। मैं थोड़ा बहुत उसी टाइम गुस्सा कर देती थी, फिर मैं कुछ नहीं कहती थी। मैं कहती थी चलो छोड़ो, माफ़ कर देती हूँ, मेरे को तो इसके साथ ही ज़िंदगी काटनी है, मेरा कौन है। दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर को उनकी जो मेरे से पहले गर्लफ्रेंड थी उसके साथ वो मिलने गए थे उससे, क्रिसमस डे के दिन। तो मैम मुझे तो उनके फ्रेंड के थ्रू पता चला, रिकॉर्डिंग वगैरह आई मेरे पास, तो मुझे बुरा लगा। तो मेरा डिसीज़न उस टाइम यही था कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि एक औरत दारू बर्दाश्त कर सकती है, मारपीट बर्दाश्त कर सकती है, गालियाँ बर्दाश्त करती है, लेकिन कोई औरत दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने पति के साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो ऊपर स्क्रीन पे नंबर्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है, ना शादी के लिए है, ना बच्चा गोद के लिए है, ना आप जैसी महिलाओं के लिए जो महिलाएं सिर्फ टाइम पास के लिए कॉल करती हैं, ना आप जैसे आदमियों के लिए जो टाइम पास के लिए कॉल करते हैं। प्लीज़ इस आश्रम को बख्श दीजिए। और भी सैकड़ों नंबर हैं इस दुनिया में, आप उन पे कॉल करके टाइम पास करिए, मगर इस आश्रम के नंबर को बख्श दीजिए। अदरवाइज अब मैंने लीगल स्टेप उठाना स्टार्ट कर दिया है। मैं धीरे धीरे सबके नंबर नोट करी और पुलिस थानों में जाके दे रही हूँ। उसके बाद आपके साथ क्या होता है क्या नहीं मुझे मत बोलना। आपका नंबर ब्लॉक हो या आपका नंबर इन सर्विस ना बताए तो फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि आप जैसी कॉल्स ना, खासकर आदमियों की कॉल्स इतनी बढ़ गई है कि हमारा कॉलिंग स्टाफ बहुत ज्यादा मेंटली हरेस हो रहा है। ये भी एक मेंटल हेरेसमेंट है, आपके ऊपर सीधा सीधा केस बनेगा, समझ आ रही है? तो उन आदमियों को ना पहली सचेत कर दूं कि अपने कर्मों को ना अपने घर तक ही रखो, इस आश्रम तक मत लेकर आओ। तो कृपया हमारे आश्रम से दूर रहें। और ये सिर्फ नंबर जरूरतमंद महिलाओं के लिए जो ऊपर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर। जो महिला अपने घर से परेशान है, पीड़ित है, ससुराल वालों से पीड़ित है, पति से पीड़ित है, सास ससुर की हरकतों से पीड़ित है, नंद भाभी से पीड़ित है, वही महिला यहाँ पे आके रह सकती है। 18 से ऊपर की महिला अपने बच्चों के साथ। जो भी परेशानियां, नंबर पे कॉल करिए, आपसे कॉलिंग स्टाफ आपसे पूछेगा कि क्या परेशानी है, कितने बच्चे हैं आपके, कैसे आना चाहते हो, कहाँ के रहने वाले हो। कुछ 4-5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनके जवाब दीजिए और आपके साथ एड्रेस और लोकेशन शेयर कर दिया जाएगा और आप आके रह सकते हो बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आपसे चुनिंदा डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, महिला का आधार कार्ड और बच्चों के आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, दैट्स इट। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ एक महिला है जो मायका महिला आश्रम में आकर रह रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार छोड़कर आश्रम का सहारा लेना पड़ा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने अपना फेस रिवील ना करने की ये रखी है कि अपना नाम और अपना फेस रिवील नहीं करेंगी, क्योंकि इनकी खुद की प्राइवेसी है। तो प्लीज़ धर्म और जाति पे बिल्कुल भी ना आए कि ये इन्होंने फेस ढक रखा है तो ये मुस्लिम धर्म की है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने कमेंट और अपनी सोच अपने तक रखें। तो जानते कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें आश्रम का सहारा लेना पड़ा। तो नमस्ते मैम। नमस्ते। तो मैम आप बस ये बता दीजिए कि आप कहाँ की रहने वाली है? मैम मेरा ससुराल यूपी बुलंदशहर का है और मेरी लव मैरिज शादी हुई है। हम 3 महीने तो रिलेशनशिप में थे। हमने एक दूसरे को जाना, उसके बाद हम लोगों ने शादी करी। 3 महीने में जान लिया आपने? मैम वो मेरे को शादी करनी थी क्योंकि मेरे मम्मी पापा थे नहीं और चाचा चाची लोग जो ढूंढ रहे थे वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो बाकी ये मेरे ऑफिस में ही थे, तो ये हमारे जूनियर थे, हम सीनियर, मैं इनसे सीनियर थी। तो हम लोगों की जान पहचान हुई इंस्टाग्राम के द्वारा। इंस्टाग्राम से हमने एक दूसरे को जाना पहचाना और फिर 3 महीने हम लोग रिलेशनशिप में थे। फिर इनने बोला कि मैं शादी की बात बढ़ाता हूँ। मैंने भी बोला ठीक है, शादी करते हैं। तो इनके पापा ने हाँ बोल दी थी। इनके पापा ने कहा घर आओ, मिलो जुलो, देखो सारी चीज़ें। तो जब मैंने शादी से पहले सारी चीज़ें देखी तो मुझे सब कुछ ठीक ही लगा, घर परिवार सबका बोलना चालना। और मेरे को अपने हस्बैंड का ये पता था कि वो ड्रिंक करते हैं, बट वो ओकेजनली करते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो डेली बेसिस पे या महीने में 5-6 बार ऐसे करेंगे और मुझ पे मतलब एब्यूजिंग वगैरह, मारपीट वगैरह करेंगे। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि शादी से पहले तो सब अच्छा बन के दिखाते हैं, उसके बाद अपने रंग दिखाते हैं असली। तो यही हुआ, मेरी शादी हुई 12 नवंबर 2024 में मेरी शादी हुई। और फिर उसके बाद 15 दिन बाद ही उनने मेरे पे हाथ उठा दिया।
मुझे नहीं पता था इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके आएंगे। वो शादी में गए हुए थे अपने फ्रेंड की बहन की, तो वहाँ से इतनी ज़्यादा ड्रिंक करके आए। मैंने उनको बहुत मना किया, मैंने कहा ऐसे क्यों करते हो करके, मुझे तो पता भी नहीं था आप ऐसी हरकतें भी करते होगे, इतना ज़्यादा पी के आओगे। तो उसी बात में हमारी बहस होने लगी और उनको पसंद नहीं आया, मैं उनके ऊपर चिल्ला रही थी, उनको पसंद नहीं आया, उनने मुझ पर गुस्सा किया, मैंने गलती से उनका फ़ोन फेंक के मार दिया तो वो टूट गया। और उन्होंने मुझे उसी चीज़ पे एक फ़ोन टूटने के ऊपर 11 थप्पड़ कंटिन्यूसली मारे। उसके बाद उनके पापा आए, उनने बोला कि ऐसे क्यों कर रहा है, किसी की बेटी के साथ ऐसे क्यों कर रहा है करके। तो उनने रोका, उनने संभाला उसको। फिर उसके बाद मतलब उनने मेरे हाथ जोड़े, उनके पापा ने बोला कि ऐसे मत कर बेटा, ऐसे मत कर, क्योंकि मैं जाने की बोल रही थी, मैं कह रही थी मैं अपने घर चले जाऊंगी, मुझे तो पता भी नहीं था ये ऐसे करेगा, मैं अपने घर चले जाती हूँ ऐसे करके मैं उनसे कहने लगी। उनने कहा बेटा हमारी इज्जत है समाज में करके, मत जा, रुक जा। उनने बहुत हाथ जोड़े और रोए भी, तो मैं रुक गई, मैं उस टाइम नहीं गई। फिर ऐसी कुछ, फिर 1 महीना बीता ऐसी, फिर उसके बाद फिर दूसरे महीने फिर से ऐसी लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब चलता रहा। मैम 1 साल हो गए ये सब चलता रहा, दारू पी के मारना पीटना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत उसी टाइम गुस्सा कर देती थी, फिर मैं कुछ नहीं कहती थी, मैं कहती थी चलो छोड़ो, माफ़ कर देती हूँ, मेरे को तो इसके साथ ही ज़िंदगी काटनी है, मेरा कौन है, मेरे तो मम्मी पापा भी नहीं है जो साथ देंगे। फिर उसके बाद मैम 1 साल बाद, दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर को, उनकी जो मेरे से पहले गर्लफ्रेंड थी उसके साथ वो मिलने गए थे उससे क्रिसमस डे के दिन। तो मैम मुझे तो उनके फ्रेंड के थ्रू पता चला, रिकॉर्डिंग वगैरह आई मेरे पास, तो मुझे बुरा लगा। तो मेरा डिसीज़न उस टाइम यही था कि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि एक औरत दारू बर्दाश्त कर सकती है, मारपीट बर्दाश्त कर सकती है, गालियां बर्दाश्त करती है, लेकिन कोई औरत दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने पति के साथ। तो मैम मेरा यही रीज़न था यहाँ पे आने का। मैंने तो पहले 2-4 बार बीच में कोशिश भी करी है कि मैं अपने मायके जाऊँ, वहाँ जाकर मेरे को कोई बोले कि चल तू यहीं रह ले, उससे डाइवोर्स ले, लेकिन किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं बोला, क्योंकि अपने माँ बाप तो अपने माँ बाप होते हैं, चाचा चाची तो सब पराये ही होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। मैम मेरा यही रीज़न था यहाँ पे आने का। मैंने बहुत सर्च किया, तब जाके मुझे यहाँ का इंस्टाग्राम पे रील वगैरह दिखी, तो मैं यहाँ पे आई देख के। तो आपका कोई बेबी भी है उनसे अभी? मैम अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, 5th मंथ लगा है अभी। अभी आप प्रेग्नेंट हो 5th हाँ मंथ? जी। तो जब आप इधर आ रहे थे तो उससे, अच्छा, आप दिसंबर में आपको ये पता चला, और आपको यहाँ पे रहते हुए कितना टाइम हो गया? मैम मुझे रहते हुए 15-16 दिन हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो 25 दिसंबर को आपने निर्णय लिया और आप आए हो अभी जनवरी में? हाँ जी मैम, मैं आई थी 2 जनवरी को हरियाणा में। ओके। तो जब आप घर से निकल रहे थे तो आपके सास ससुर ने आपको कुछ नहीं बोला, या आपके पति ने कुछ नहीं कहा आपको? मैम सास ससुर ने तो हमें पहले ही भगा दिया था, बोला था क्योंकि ये अपने मम्मी पापा से भी लड़ते थे। उसी 1 साल के बीच में आप हाँ। दोनों अलग रहने लग गए थे हाँ, अपने सास ससुर से? बहुत बार मैम, बीच बीच में बहुत बार अलग रहे। 5 महीने, जब शादी को 5 महीने हो गए थे तब भी हम लोग अलग रहे। फिर वहां पे हमारी फिर से लड़ाई होने लग गई इन्हीं सब चक्करों में कि दारू पी के मारते हैं ये वो। तो फिर हम नोएडा गए, वहां से हम दूसरी जगह रहने लगे थे, इनके पापा का एक और घर है तो वहीं यूपी में ही है। फिर उसके बाद हम नोएडा रहने लगे, सोचा कि हम दोनों जॉब करेंगे और अच्छे से रहेंगे। तो हम वहां पे गए तो वहां भी लड़ाइयाँ होने लगी, वहां पे भी कुछ ना कुछ ऐसी ही लड़ाइयाँ होती थी। ये या तो मुझे पसंद नहीं करते मैम, पता नहीं क्या है ऐसा कि जो ये मुझसे लड़ते हैं, मैं पसंद नहीं आती हूँ, जबकि मैं इनकी पसंद की हूँ। ये इनने मुझे पसंद करके ही शादी करी है, और मुझसे बोलते हैं कि बिना माँ बाप की बेटी ब्याह के ले आया हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती रही है, ऐसे मुझे टॉन्ट मारते हैं। और दारू पीने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि मतलब सबसे बुरी मैं ही हूँ, सबके सामने मुझे बुरा बताएंगे कि ये ऐसी है वैसी है, मेरी बुआ के बारे में ऐसा बोलती है, ये करती है। मैम इनके घर में कोई भी इनका सगा नहीं है, मैंने आज तक इतना साथ दिया इनका, पैसों से लेकर बोल लो, हर चीज में एडजस्ट किया है मैंने, फिर भी मैं बुरी हूँ। तो अब आपको थोड़ा मतलब रियलाइज होता है कि दैट 3 महीने के रिलेशनशिप के बाद सीधा शादी नहीं करनी चाहिए थी? मैम बहुत ज्यादा रियलाइज होता है, ये तो मुझे करनी नहीं चाहिए थी, मैंने तो ऐसे इंसानों से शादी। और इनफैक्ट आपने 2024 में शादी करी है। 2024 में तो इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया था कि डेट आप लोगों को इतनी तो अवेयरनेस रखनी चाहिए थी कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर एक प्रेशर था, आपके चाचा चाची आपके लिए रिश्ता देख रहे थे जो आपको पसंद नहीं था, आप नौकरी कर रही थी, आप इंडिपेंडेंट थी, आप अलग से अपना रूम लेके रह सकते थे,
बजाय आप शादी का ऑप्शन लेने के? मैम मैं ऐसे ही करती थी, मैं अकेले जॉब करती थी और मैंने अपना रूम भी ले रखा था रेंट पे। मैं रहती थी अकेले नोएडा। मुझे 3 साल हो गए थे जॉब करते करते। पता नहीं क्या मतलब एकदम एकदम बिल्कुल इतना अच्छा बन के दिखा दिया मुझे कि हाँ, मैंने सोचा कि इसके जैसा कोई है ही नहीं। मैं शक्ल सूरत पे तो कभी जाती नहीं किसी की, लेकिन हाँ, इन्हें जॉब करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, अपना घर चलाता हूँ, ये वो, और मैं इतना अच्छा हूँ, मैं ड्रिंक नहीं करता, ऐसा वैसा सब दिखा करके मुझे बिल्कुल अच्छे से वो किया है, अपनी बातों में उलझा के। तो मैंने कहा हाँ, इससे अच्छा कोई लड़का ही नहीं है, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ बोला। आप उनके सीनियर थी ऑफिस में, तो आपने उनकी जूनियर फ्रेंड से पूछना नहीं सही समझा कि कैसा है, कैसा बिहेवियर है, ड्रिंक करता है नहीं करता? आप तो सीनियर थे, आप तो पूछ ही सकते थे। मैम मैं किसी से वहाँ ज़्यादा बात नहीं करती थी। इनने मुझे बस इंस्टाग्राम पे मतलब रिक्वेस्ट भेजी थी, मैसेज वगैरह किए थे, वहाँ पे से हम दोनों की बात आगे बढ़ी। तो मैंने इनके फ्रेंड लोगों से, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि इनका कौन फ्रेंड है, अपने फ्रेंड लोगों से पूछा था। तो उन लोगों ने बोला था हमने देखा है खाली इसको, बहुत सीधा सा है, कुछ बोलता नहीं है, ऐसे करके। क्योंकि ऑफिस में तो कोई फ्रेंड था नहीं इनका ज़्यादा। इनके सारे फ्रेंड जो हैं वो यूपी में हैं, वो भी बदमाश, जैसे गुंडे उंडे होते हैं, रोज दारू पीते रहते हैं रात में, वैसे हैं इनके। और इनके 2-3 दोस्तों का भी ऐसी ही हाल है, उनकी भी बीवी मतलब उनका भी अफेयर चल रहा है बाहर। इनका तो चलो, इनने मुझे उस टाइम तो झूठ बोला जब ये पकड़े गए कि हाँ, मैं ऐसे बोल रही कि मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, ये एडिटिंग की हुई है, ये एआई से रिकॉर्ड वो हुई है वीडियो, सॉरी वो रिकॉर्डिंग। आप बताओ, एआई से कोई रिकॉर्डिंग कर लेगा क्या लड़का लड़की की? यार अब सेम तुम आवाज। एआई की, तुम एआई को क्यों दोष दे रहे हो बेचारे को? यार उस एआई ने गलती कर दी। एआई कितने सेकंड्स की वीडियो थी वो? मैम वो होगी 20 सेकंड की होगी। एआई कभी आपको 20 सेकंड की मैम वीडियो देगा ही नहीं। वीडियो नहीं, रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग। कभी भी एआई आपको 10 सेकंड या 3-4 सेकंड से ऊपर की वीडियो या वॉइस रिकॉर्डिंग दे ही नहीं सकता, उसकी क्राइटेरिया में ही नहीं है। झूठ बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। एआई वीडियो और रिकॉर्डिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग में बहुत फर्क होता है भाई। अब तुम एआई को दोष देने लग जाओगे। बेचारा हमारा जो एक थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्जन आया कि हमारे काम स्मार्टली हो जाते हैं, वो भी बंद हो जाएगा तुम लोगों के चक्कर में। मैम बोलते हैं कि तेरे को इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया। मैं मानती हूँ, पैसों से लेकर मुझे कोई कमी नहीं हुई है, कपड़ों से लेकर मुझे कोई कमी नहीं, खाने के लिए मैं जो बोलती हूँ वो मेरे लिए आता है, इस चीज की मैं बोलती हूँ। लेकिन जहाँ मेरी इज्जत होनी है वहां मेरी इज्जत क्यों नहीं हो रही है? जब मैं सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ इतने अच्छे से लगी हूँ, कपड़े टाइम टू टाइम, मैं रोज नहाती हूँ, रोज कपड़े धोती हूँ, अपने पति के भी, अपने भी, बेडशीट रोज चेंज होती है मेरी, बिल्कुल साफ सफाई से अपने घर पे रहती हूँ मैं। फिर भी मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है? मुझे तो पागल बोलता है मैम। वो कहता है इसके अंदर दिमाग नहीं है। अभी मैं हरियाणा में नरेला में थी, तो वहां पे भी दीदी लोगों से यही बोला कि ये तो पागल है, मैं इसका इलाज कराऊंगा जब ये यहाँ आएगी। मतलब वो साफ सफाई रख रही है तो वो पागल है? यहाँ पे कई आदमी, ये एक केस है मुझे अच्छे से पता है, वो हरियाणा में रह रही है वो लेडी, और उसके हस्बैंड का ये कहना है कि वो साफ सफाई नहीं रखती है, और वो लेडी कह रही कि नहीं मैं तो साफ सफाई रखती हूँ। तुम लोग आदमी लोग चाहते क्या हो एक औरत से? तो तुम एक ना, तुम चेकलिस्ट भी मत बनाओ। तुम कल को कहोगे चेकलिस्ट हमने नहीं बनाई है। तुम तुम पता क्या चाहते हो? कि जैसे हम चाबी भरे औरत के अंदर वो वैसी ही चले। औरत अपना दिमाग ना लड़ाए। क्यों ना लड़ाए? वो इंसान नहीं है, तुम्हारी कठपुतली है वो। तो नहीं, तुम आदमियों में पागल हो जाते हो कि जब तुम शादी करके एक लड़की को ले आते हो, तुम क्या सोचते हो कि अब तुम उसके बॉस हो? तुम उसको क्या गुलामी के लिए लेकर आए हो? राजा महाराजा तक अपनी बीवियों को गुलाम नहीं रखते थे। इतनी रखने के बावजूद भी सब में इक्वली सब चीजें चलती थी। एक रानी रूठ जाए तो उसके लिए पता नहीं क्या क्या करने जाते थे महाराज भी। जाके हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री को लेके बैठे हो ना, तो हिस्ट्री पे पढ़ो जाके। ताजमहल यूं ही नहीं खड़ा हो गया। पता नहीं क्या तुम। मैम आप एक बात बताओ, सूट पहन के अगर हम अपने मतलब कॉलोनी में निकलते हैं तो कोई दिक्कत है? उसको सूट पहनने में भी दिक्कत है कि मैं सूट पहन के गांव में, उसके गांव में बाहर निकल गई, उसने इतना बड़ा हंगामा मचाया, गाली दी मुझे, रोड से ही गाली देते हुए आया मुझे, और घर आके इतनी बहस हुई है, इतनी ज्यादा बहस हुई है जिसकी कोई हद ही नहीं है। गाली पे गाली, गाली पे गाली, मतलब माँ बहन वाली गाली देता है वो मुझे, सूट पहन के मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। मैम वो ना,
कहते हैं ना, शुरू शुरू का अट्रैक्शन था, उस अट्रैक्शन में आप दोनों की शादी हो गई। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। शादी करने के बाद एक जिम्मेदारी आ जाती है जो हर आदमी एकदम से उठा नहीं पाता। मैम पीने के बाद वो सारी बातें सच बोलता है। वो ये कहता है कि मैंने पता नहीं क्यों शादी करी इससे, ये बिन माँ बाप की लड़की को मैं ब्याह के ले आया हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। मैं आपको कह रही हूँ, वो जो 3 महीने का आपका रिलेशनशिप था ना, वो रिलेशनशिप भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था कि हाँ अट्रैक्शन में, और आप अट्रैक्शन के टाइम पे आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, दैट्स इट। और आपने उसी अट्रैक्शन में अपना शादी का निर्णय ले लिया, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो आप हो। क्योंकि 3 महीने बहुत ही कम पीरियड होता है। मतलब मैं भी अगर 3 महीने किसी से बात करूं तो मैं खुद उसको शक के निगाह से देखती हूँ कि भाई तूने ये क्यों करा है, क्या रीजन है तेरा इस बात पे बोलने का या ये चीजें मेरे सामने करने का, बीइंग एन एडवोकेट, और इतना सब कुछ देखने के बाद। खैर, अगर आपने शादी कर ली है तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं उसको अकल आएगी जब समाज में आपकी वीडियो जाएगी, जब समाज और ऑफिस वाले बोलेंगे कि तूने शादी कर ली, अब तेरी बीवी कहाँ है। ऐसी बात नहीं है, सबको अकल आई है, इसको भी आएगी, बहुत जल्दी मैम आएगी। जब से आई हूँ कंटिन्यूसली फोन ही आ रहा है मेरे पास कि घर आ जा, तूने इतनी बेइज्जती तो कराई दी है, अब कोई बात नहीं, चल घर आ जा करके। बेइज्जती उसने नहीं कराई है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर। बेइज्जती आपने अपनी खुद करवाई है। शादी का प्रपोजल आपने दिया था, उन्होंने नहीं दिया था। मार पीट कर रहे हो आप दारू पी के, वो नहीं कर रही हैं। सूट पहनने के ऊपर बवाल आपने खड़ा करा, उन्होंने नहीं खड़ा करा। तो बेइज्जती, जो कहते हैं ना तूने हमारी बेइज्जती कराई है, आप पहले अगर एक उंगली सामने वाले पे कर रहे हो ना, तो बाकी की 4 उंगलियां भी आपके ऊपर होती हैं। अपने गलेबान में भी झांक लो आप। एजुकेटेड हो, अच्छी नौकरी कर रहे हो, तो इतना दिमाग होना चाहिए। सिवाय सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने से कुछ नहीं होता है। अपने जो ज्ञान दे रहे हो ना, अपने ऊपर भी थोड़ा अमल करो उस ज्ञान का। और मैम मैं आपको यही कहूंगी कि एकदम से भावनाओं में बह के एकदम से मत माफ करना, जैसे आपने शुरू में गलती करी। मैम माफ करने की बात तो अलग ही है, मुझे तो उसके पास जाना ही नहीं है। मैं कह तो रही हूँ कोई लड़की दारू मारपीट सब बर्दाश्त कर लेगी, बट कोई लड़की दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है मैम। आदमियों के टैक्टिक्स मैंने बहुत देखे हैं। वो कल को आपको कहेंगे नहीं वो तो सिर्फ एक मुलाकात थी, अब छूट गई है। देखो, वो आपकी लाइफ है, बट मेरा काम है गाइड करना। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही रिश्ता तोड़ दो या बिल्कुल ही उससे डाइवोर्स ले लो, नहीं, माफ करो। बट एक जब आपको दिखे कि हाँ, आपकी जब सिक्स सेंस कहे कि हाँ ये आदमी अब ठीक बोल रहा है। मैंने बहुत सारी लेडीज ऐसी देखी है जो एक बारी में मानती है और चली जाती है, एक बारी में मानती है और चली जाती है, फिर दोबारा आती है। हम उनको बोलते हैं एक बारी में मत मानो भाई, ये आदमी है, मुखौटे पहनना इनकी फितरत है, हर आदमी की फितरत है भाई, हर आदमी की फितरत है मुखौटे पहनना। पुरुष किसी का भी सगा नहीं है। जहां उसको दिखता है ना कि मेरी कंफर्टेबिलिटी कहाँ है, वो वहीं पे मूव ऑन हो जाता है, वहीं पे उसकी चाल ढाल मोल्ड हो जाती है। आज उसकी चाल ढाल उधर मोल्ड है, आज चाल ढाल उधर मोल्ड है। पुरुष सिर्फ स्वार्थी है अपनी चीजों के लिए। जहां उसको सुकून मिलेगा, जहां उसको कंफर्टेबल जोन दिखेगा, वो वहां पर मुड़ जाएगा। पुरुष किसी के सगे नहीं है। मैं खुद कह रही हूँ, मुंह पे कह रही हूँ, मतलब बहुत चीजें देखने के बाद कह रही हूँ। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में, आश्रम में देखने के बाद, बाहर की लाइफ देखने के बाद, मैंने हर जगह की लाइफ देखी है। गृहस्थी भी देखी है, स्कूलिंग भी देखी है, कॉलेज भी देखे है, और ऑफिस का भी देखा है, कोर्ट भी देखी है, पुलिस थाना भी देखा है, आश्रम में महिलाओं को भी देखा है, और अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी कह रही हूँ। 8 चीजों का एक्सपीरियंस है मुझे इस 26 साल की उम्र में। हम जो बहुत जल्दी भावनाओं में बह के सामने वाले को माफ कर देते हैं ना, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। मत करो इतनी जल्दी माफ। तुम्हारा भी तो दिल दुखाया ना उसने। तुम भी तो सोचते हो कि नहीं कि चल अब बदल जाएगा, चल आज बदल जाएगा, चल आज नहीं करेगा, चल कल नहीं करेगा, चल परसों नहीं करेगा, मगर हमेशा आपकी उम्मीदें टूटती आई है ना। तो आप भी मत माफ करो जल्दी। क्यों कर रहे हो? प्रेशर है किसी चीज का? नहीं ना, ये मायका आपको कभी प्रेशराइज नहीं करेगा कि नहीं घर बसा, जब तक आपकी खुद की अंदर आत्मा नहीं कहती कि नहीं अब मुझे जाना है अपने पति के साथ। और उसके बाद भी आपके लिए द्वार खुले हैं इस मायका के, जब भी आपको जरूरत है आप आके रह सकते हो आश्रम में, कोई इशू नहीं है। आश्रम भी नहीं है, मायका है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी यूपी के रहने वाले हैं और जितने भी इन लोगों को जानते हैं, कहीं ना कहीं आप आवाज से या स्टोरी से पहचान रहे होंगे इनको, तो इनकी वीडियो
ज़्यादा से ज़्यादा उनके पति तक पहुंचाए, ससुराल वालों तक पहुंचाए, और कहीं ना कहीं इनके चाचा चाची को भी पहुंचाए कि भाई लड़की अगर के माँ बाप नहीं है तो उसके बाद आप ही उसके माँ बाप हो। ये जो रिश्ते तुम कहते हो ना कि तेरे माँ बाप खत्म हो गया, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया, अगर ऐसे रिश्ते खत्म होने लग जाते हैं ना तो पता नहीं क्या ही हो जाता है इस दुनिया में। जो कलयुग 5 लाख साल बाद आने वाला है ना वो अभी आ जाता। थोड़ी इंसानियत रख लो। इंसानियत बिल्कुल ही खत्म कर चुके हो तुम लोग। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों के अंदर कि तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं है। जिनके पास रिश्ते नहीं है ना, जो सड़क पे हैं, उनसे जाके पूछो रिश्तों की कदर क्या होती है। उनसे पूछो जाके माँ बाप कौन होते हैं, उनसे पूछो चाचा चाची कौन होते हैं। आंखों में आंसू आ जाते जैसे हम रिश्तों का नाम लेते हैं उन लोगों से। कहते कि काश एक रिश्ता होता तो आज हम यहाँ पे दर दर ना भटक रहे होते, फुटपाथ पे सो नहीं रहे होते, फुटपाथ पे फूल ना बेच रहे होते। मैम इसकी तो शादी ही नहीं हो रही थी, शादी ही नहीं हो रही थी इसकी। मुझे तो बाद में पता चला कि इसकी शादी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि इसकी हरकतें खराब हैं। दारू पी के गाली गलौज करता है, सबसे लड़ता है। फिर भी मैंने मैंने जब शादी करी मुझे पता चला कि हाँ ये सब चीजें, फिर भी मैं वो करती थी कि चल कोई बात नहीं, मेरा पति है, सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आदमियों की फितरत कभी नहीं बदलती मैम, तभी उनको कुत्तों से कंपेयर किया जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। वफादारी में नहीं कंपेयर किया जाता, पूंछ पे कंपेयर किया जाता है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वैसे आदमी होते हैं। मैम कल इसका फोन आया था, ये बोलता है कि मैं एक पेपर भिजवाऊंगा अलग होने का, उस पे तो साइन कर दियो। तो मैं तो यही बोलूंगी, एक पेपर क्या, तुम मेरे लिए डाइवोर्स पेपर भिजवाओ सीधे से, मैं उस पर साइन करूंगी और तुमसे अलग ही होना चाहूंगी। मुझे तो रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ। देख ले भाई, जो तुझे करना है वो तू कर, जो आप करना चाहते हो वो आप करो। म्यूचुअली देख लो एक कैसे रहना है आपको, क्या क्या करना है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। मगर हाँ, हम आपको यही बोलेंगे कि अपनी लाइफ को, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जियो और अच्छे से जियो, फ्रीडम तरीके से जियो। ऐसे जियो कि हाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए। जहाँ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आए ना, वहाँ पे आप दूरी हो जाओ, अपने आप को दूरी कर लो। ये समाज इस तरह का नहीं है कि अपने आप को क्लैरिफाई करो और समाज मान जाएगा। इतना अच्छा समाज नहीं है आज का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।